प्रस्तुत है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी हुई कहानी लेन देन का 19वां भाग। जीवानंद हाथ मुंह धोकर खाने बैठ गए। कहा, तुम्हारे देने से रुचि की चिंता नहीं है अलका, परंतु पेट में पचे तो मेरा वही शूल का दर्द। बात पूरी होने से पहले ही षोडशी ने तुरंत पत्तल खींच ली और घबराकर अपने माथे पर हाथ पटकते हुए कहा, मैं अभागिनी भूल गई थी, मैं आपको यह कभी खाने न दूंगी। अपनी बात से जीवानंद को लज्जा महसूस हुई। उन्होंने कहा, ज्यादा खाऊं तो शायद हानि हो। षोडशी बोली, शायद लेकर आप लोगों का चल सकता है, मेरा नहीं, परंतु इस कारण तो तुम्हें दुख होगा। षोडशी ने आंखें फाड़ कर कहा, दुख की बात कहते हो? यहां से जाते समय तुम्हारे सामने से भोजन छीन लिया, खाने को कुछ भी नहीं दे सकी, अफसोस से मैं रोते रोते मरूंगी। थोड़ी देर चुप रहकर एकाएक अनुनय के स्वर में बोली, दोपहर को झंझट के मारे कुछ नहीं बना पाई। शाम को पकाया था भात, मछली का झोल। और मछली का झोल कैसे? षोडशी हंसकर बोली, क्या मैं विधवा हूं? मैं तो सब खाती हूं। अब जीवानंद के होठों में हंसी दिखाई पड़ी। कहा, तो वो सब अपने लिए रखकर मुझ पर कृपा करके फलाहार क्यों कराने लगी? षोडशी ने तुरंत उत्तर दिया, मुझसे भूल हुई, 100 बार दोष मानती हूँ। यह कहते हुए वह चूड़ा दही की पत्तल उठाकर दाल भात लाने के लिए हंसती हुई चली गई। षोडशी के पूछने पर जब जीवानंद ने कहा था कि उनकी चिंता का अंत नहीं है, तब उन्होंने भूलवश नहीं कहा था, कुछ बढ़ाकर भी नहीं कहा था। इस जीवन में अपने जीवन को उन्होंने कभी आलोचना का लक्ष्य नहीं समझा था और कभी परिणाम की चिंता भी क्षण भर के वर्तमान प्रयोजन को नहीं दबा सकी। इसी से उनके लिए क्षण भर के रुमाल का प्रयोजन भविष्य में रेशमी चद्दर के प्रयोजन से बहुत बड़ा है। इसी कारण चद्दर न रहने से उनके बिस्तर पर कीमती शॉल बिछाया गया था और इसी कारण सिगरेट की धूल झाड़ने की तश्तरी सामने न पाकर वे सोने की घड़ी पर जलता हुआ सिगरेट रखने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। उनके लिए भविष्य कोई सत्य वस्तु नहीं है, जो अभी तक आया नहीं, उस अनागत की वे परवाह नहीं करते। स्त्री का जो शरीर आंखों से देखा जाता है उसी पर उनकी आसक्ति थी, पर जो स्त्रीत्व दृष्टि से परे है उन पर उनका लोभ ही न था। परंतु आज भाग्यवश यौवन के अंत में आकर जिस गहन वन में वे राह भूल गए हैं उसकी कोई खबर उन्हें नहीं थी। किसलिए उनका मन अलका के चारों ओर घूम रहा है। तरह तरह के व्रत तप करने से उनका शरीर सूख गया है, जिसका रूप और यौवन कठिन और कांतिहीन हो गया है। उसकी कामना करते करते सारा संसार ही जब उनको बेजा मालूम होने लगा, तब इस कारणातीत मोह की कैफियत अपने अंदर उनको ढूंढने से भी नहीं मिली। इस रमणी से उनका कौन सा अभाव कब पूरा होगा और उससे उनका क्या प्रयोजन है, इस अपरिचित विचार का उन्हें कोई किनारा नहीं मिलता। भोजन करते करते वे अन्मनस्क होकर वे उठ गए। सामने ही खुले दरवाजे की ओर पीठ किए षोडशी बैठी थी। 2-1 मामूली प्रश्नों का जवाब न पाकर षोडशी बोल उठी, क्या सोच रहे हैं? मेरे प्रश्न का जवाब क्यों नहीं देते? जीवानंद ने आंख उठाकर पूछा, किसका? षोडशी बोली, तो आपको चंडीगढ़ छोड़कर घर जाना चाहिए, आपको यहां और तो कोई काम नहीं। जीवानंद शायद अन्मनस्क रहने के कारण ठीक मतलब नहीं समझ सके। कहा, काम नहीं है? षोडशी बोली, हाँ, मुझे तो और कोई काम नहीं दिखाई पड़ता। यह गांव आपका है, इसे निष्पाप करने के लिए आप आए थे। मेरे जैसे असती को देश से निकालने के बाद आपको यहाँ और क्या काम है? मुझे तो कोई काम नहीं दिखाई पड़ता। परंतु तुम तो असती नहीं हो, कहकर जीवानंद आंखें फाड़कर उसकी ओर एकटक देखते रहे। क्षण भर के लिए दोनों की आंखें मिली। उसके पश्चात षोडशी ने मुंह फेर लिया, परंतु इतनी देर इतनी बातचीत के भीतर भी जिस वस्तु पर उसका ध्यान नहीं गया था, उसे इस क्षणिक दृष्टि में पहले पहल देखकर वह वास्तव में विस्मित हुई। जीवानंद की आंखों में उस तीक्ष्ण बुद्धि का आभास नहीं था। जबानी बातचीत की तरह उसकी दृष्टि बहुत भोली भाली, स्पष्ट और स्थूल थी। अपनी तने जानी और प्रणयमान इस आदमी के सामने व्यर्थ हुआ, यह उसको स्पष्ट प्रतीत हुआ। तनिक चुप रहकर बोली,
परंतु अब तक तो यह बात मेरी अपेक्षा आप ही अधिक जानते थे। जीवानंद ने कहा, परंतु निर्मल तुम्हें प्यार करते हैं, यह तो सच है। अपने लज्जा से रंगे हुए मुख को दूसरे की दृष्टि की ओट में रखकर षोडशी बोली, तो क्या वह भी मेरा ही दोष है? अगर और कोई अपने कलुषित प्रेम से मेरे जीवन को दुभर कर दे तो वह क्या मेरा अपराध है? परंतु बात कहकर उनका मुंह देखते ही वह पछताती हुई झट से बोल उठी, किंतु मेरे दोष के लिए इन चीजों का अपराध नहीं है। अब वो सामने के बर्तन को दिखाती हुई बोली, खाना क्यों बंद कर दिया? सभी तो ज्यों का त्यों पड़ा है। नहीं, खा तो रहा हूं, कहकर जीवानंद ने फिर खाने में मन लगाया। गाड़ीवान ने पुकार कर कहा, क्या अभी देर होगी माँ जी? नहीं बेटा, अब ज्यादा देर नहीं होगी, षोडशी ने स्वर धीमा करके कहा। आपको चंडीगढ़ से जाना ही पड़ेगा, ये मैं कहे देती हूं, जीवानंद ने कहा। तो तुम ही बताओ कहाँ जाऊं? अपने मकान पर बीज गांव में। बहुत अच्छा, वहीं चला जाऊंगा, परंतु कल ही जाना होगा, जीवानंद ने मुंह उठाकर कहा। कल ही? परंतु काम तो है, मैदान से पानी के निकास के लिए एक पुल बनवाना है, इन लोगों की जमीन लौटानी है, यह तो तुम्हारा ही हुक्म है। इसके सिवाय मंदिर का भी अच्छा प्रबंध करना है, जो अतिथि यात्री लोग यहाँ आते हैं उन पर अत्याचार न हो, यह सब बिना किए तुम चले जाने को कहती हो? षोडशी दुविधा में पड़ गई, परंतु उसने हंसकर पूछा, आपके ये सब अच्छे संकल्प क्या कल सुबह तक बने रहेंगे? जीवानंद परिहास में शामिल नहीं हुए, चुप रह गए। षोडशी ने कहा, तो अनावश्यक अतिरिक्त एक दिन भी नहीं ठहरिएगा, मुझसे वादा कीजिए, और जितने दिन रहना पड़े पहले की ही तरह सावधान रहिएगा, वचन दीजिए। इस बात का भी उन्होंने उत्तर नहीं दिया, चुपचाप भोजन करने लगे। षोडशी ने जिद नहीं की, परंतु उत्तर की अपेक्षा इस नीरवता ने जीवानंद के भीतर का परिवर्तन अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिया। जीवानंद के भोजन कर चुकने पर बाहर आकर षोडशी ने उनके हाथ धुलाए। उसका एकमात्र अंगोछा गठरी के काम में लगकर गाड़ी के अंदर पहुंच गया था, अतएव अपना आंचल उसने हाथ में थामकर सिर्फ कहा, यह लीजिए। जीवानंद ने हाथ मुंह पोंछकर एकाएक कहा, परंतु इसे और किसी को तुमसे दिया नहीं जा सकता अलका? षोडशी ने अपना आंचल खींचकर मुंह झुकाए हुए कहा, भीतर आकर और जरा बैठिए, तैयार होकर बाहर निकलने में अब देर नहीं लगेगी, मुझे गाड़ी पर सवार कराकर ही आपको जाना होगा। जीवानंद ने कहा, यानी तुम्हारे देश निकालने का काम मैं ही पूरा कर जाऊं? खैर, वही करूंगा, परंतु तुम्हारा भी एक काम बाकी है, अपनी करनी का फल मेरे सिवाय और कौन भोगेगा? उसकी शिकायत मैंने अब तक किसी से नहीं की है, परंतु जाते समय तुमसे इतना ही दावा करूंगा कि उससे ज्यादा दुख मुझे न भोगना पड़े। अब उन्होंने घर में आकर पॉकेट से वह चिट्ठी निकालकर षोडशी के हाथ में देते हुए कहा, दिन भर से तुमने कुछ खाया नहीं है, अब थोड़ा सा खा लो, तब तक मैं अंधेरे में जरा टहल लाऊं, ठीक समय पर हाजिर हो जाऊंगा। उनके बाहर निकलने की चेष्टा करते ही षोडशी पल भर में दरवाजा रोककर खड़ी हो गई। इतनी बातचीत के भीतर भी इस पर दुख विमुख स्वार्थी मनुष्य ने उसके भूखे रहने के तुच्छ विषय को याद रखा है, यह सोचकर षोडशी के मन में कांटा सा चुभने लगा। हाथ की चिट्ठी की ओर ताककर उसने पूछा, यह तो मुझी को लिखी गई है, क्या आपके सामने ही इसे नहीं पढ़ सकती? जीवानंद ने कहा, पढ़ सकती हो, किंतु जरूरत नहीं, इसका जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। मुझे दुख से बचाने के लिए उससे बहुत अधिक दुख तुमने अपने ऊपर ले लिया है, नहीं तो शायद इस तरह से तुम्हें जाना भी नहीं पड़ता। मेरा अंतिम अनुरोध इसमें लिखा है, अगर उसे मान सको तो उससे ज्यादा आनंद का विषय मेरे लिए और कुछ न होगा। षोडशी ने कहा, तो पढ़ लूं? जीवानंद चुप्पी साधे चुपचाप खड़े रहे। षोडशी ने उस कागज को हाथ पर खोलकर जरा झुकते हुए उन थोड़ी सी पंक्तियों को सांस रोककर पढ़ डाला। अब वह निश्चल खड़ी रही। बाहर उसका नाम लिखा रहने पर भी वास्तव में यह चिट्ठी उसकी नहीं थी। भीतर लिखा था,
फकीर साहब, षोडशी का असली नाम अलका है। यह मेरी स्त्री है। आपके कुष्ठाश्रम की मैं भलाई चाहता हूँ, इसीलिए इससे कोई नीच काम न कराइएगा। जहाँ आश्रम खोला गया है वह मेरी जगह नहीं है, परंतु उससे मिला हुआ शैवाल दीघी मेरा गांव है। उस गांव की आमदनी 5-6 हजार रुपये है। आपको मैं जानता हूँ, परंतु आपकी अनुपस्थिति में कोई निरुपाय समझकर इसका अनादर न करे, इस डर से आश्रम के लिए वह गांव में इसे देता हूँ। आप खुद किसी वक्त कानूनदा थे, अतएव इस दान की पक्की कार्रवाई कर लेने के लिए जो कुछ जरूरत हो कर लीजिएगा। उसका खर्च मैं दे दूंगा। दस्तावेज लिखवा कर भेज देने से मैं दस्तखत करके रजिस्ट्री करा दूंगा। श्री जीवानंद चौधरी। षोडशी बाहर जाकर झट आंखें पोंछकर लौट आई और बोली, पूरी खबर तुम्हें कहाँ मिली? मैं कुष्ठाश्रम की दासी बनकर जा रही हूँ, यह भी तुम्हें कैसे मालूम हुआ? जीवानंद ने कहा, कुष्ठाश्रम की बात बहुत सारे लोग जानते हैं। रही तुम्हारी खबर, सो आज ही देवता के स्थान पर खड़े होकर जो लोग सौगंध खाकर गए हैं, अपने कानों से सुनकर भी जिन्हें मैं अंधेरे में नहीं पहचान सका, उन्हें तुमने कैसे पहचान लिया? षोडशी इसका ठीक से जवाब नहीं दे सकी। एकाएक बोल उठी, क्या घर गृहस्थी में अब तुम्हारा मन नहीं लगता? सब खैरात में गंवाकर क्या तुम सन्यासी होकर चले जाना चाहते हो? यह प्रश्न दोनों ही के कानों में खटका। जीवानंद पहले कुछ जवाब न दे सके, परंतु देखते ही देखते वे उत्तेजित हो उठे। कहा, मैं सन्यासी हूँ? झूठी बात। घर गृहस्थी का कुछ भी मैं नहीं गंवा सका हूँ। अब मैं यहाँ जीना चाहता हूँ, आदमियों के बीच आदमी बनकर रहना चाहता हूँ, मकान चाहता हूँ, स्त्री चाहता हूँ, बाल बच्चे चाहता हूँ। जिस दिन मृत्यु को रोक न सकूंगा उस दिन उन्हीं के सामने चला जाना चाहता हूँ। मैंने बहुत कुछ खो दिया है, जितना गंवाया है उसका लेखा सुनने से तुम चौंक उठोगी, किंतु मैं और नुकसान नहीं उठाऊंगा। षोडशी डरते हुए धीरे धीरे बोली, परंतु मैं तो सन्यासिनी हूँ, दुनिया में स्त्रियों की कमी नहीं है, इसमें तुम मुझे क्यों समेटना चाहते हो? जीवानंद ने कुछ उत्तर नहीं दिया। दुनिया में स्त्रियों की कमी है या नहीं, यह बात कहने की स्पर्धा जिसको हुई है उसे वे और क्या कह सकते हैं। गाड़ीवान ने आंगन में से आवाज दी, पाव फटने में देर नहीं है माँ जी। अच्छा, आती हूँ बेटा, कहकर षोडशी ने बचा हुआ तेल दिए में उड़ेल दिया और दीप शिखा को तेज करके वह बाहर निकल आई। अब घर में ताला लगाने की आवश्यकता नहीं थी। दरवाजे में सांकल लगाकर गले में आंचल लपेटते हुए उसने जीवानंद के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। उनके पैरों की धूल लेकर कहा, मैं अब जाती हूँ। जीवानंद ने कहा, खाने की भी फुर्सत नहीं मिली? नहीं, आसामी जानते हैं कि मैं तड़के रवाना हो जाऊंगी, उनके आने के पहले ही मुझे चले जाना चाहिए। फिर जरा हंसकर बोली, एक आध दिन न खाने से हम मरती नहीं। इसके साथ ही आकर जीवानंद ने उसे गाड़ी पर चढ़ा दिया। गाड़ी चल पड़ने पर उसके कान के पास मुंह ले जाकर जीवानंद ने कहा, अलका, तुम्हारी माँ ने एक दिन तुम्हें मुझे सौंपा था, तो भी मैं तुम्हें पा न सका, परंतु अगर उस दिन मुझे कोई तुम्हारे हाथ में सौंप देता तो शायद इस अंधेरे में इस प्रकार मुझे छोड़कर तुम जा न सकती। षोडशी को इसका जवाब नहीं सूझा। केवल उन बातों की एक अव्यक्त व्याकुल ध्वनि उसके कानों में झूलने लगी। मोड़ पर गाड़ी घूमने के पहले उसने गर्दन बढ़ाकर देखा कि पिछली रात के घने अंधेरे में ठीक वहीं पर वे वैसे ही स्तब्ध खड़े हुए हैं। अब सवेरा होने में ज्यादा देर नहीं थी। जीवानंद मैदान के रास्ते अपने घर लौटने लगे। थोड़ी देर से कुछ अस्फुट कोलाहल उनके कानों में आ रहा था। कुछ आगे बढ़ते ही सामने के आकाश में उषा की रक्तिम आभा की तरह लाल रोशनी नजर आई। आगे बढ़ने के साथ ही साथ वह शब्द और रोशनी क्रमशः बढ़ने लगी। अंत में नजदीक जाकर देखा कि बीजगांव के जमींदार वंश के प्रमोद भवन और उनके नाना के प्यारे शांति कुंज के जलकर भस्म होने में अब विलंब नहीं है। इसलिए अनेक मनुष्य व्यर्थ चिल्ला रहे हैं और दौड़ धूप कर रहे हैं। सवेरा होते ही चंडीगढ़ के छोटे बड़े सभी आदमी आकर हाय हाय करने लगे। शिरोमणि जी आए, राय बाबू आए, तारा दास आए और भी बहुत से सज्जन। जले हुए शांति कुंज का सभी कुछ जल गया है या दैववश कुछ बच भी गया है,
और जो जल गया है उसकी कीमत अंदाजन कितनी हो सकती है, और जो बच गया है वह मामूली है या नहीं, आदि खबरें विस्तृत रूप से जानने के लिए दौड़े आए। यह कैसे हुआ और किसने किया, यह भी जानने को लोग उत्सुक थे। सब लोगों के बीच एक कौड़ी नंदी बड़ा शोर मचाने लगा, मानो सर्वनाश उसी का हुआ हो। उसने सबके सामने चिल्लाकर जता दिया कि यह काम सागर सरदार का है। उसको और उसके 2-1 शागिर्दों को किसी ने कल गहरी रात तक बाहर घूमते फिरते देखा है। थाने में इत्तला भेज दी गई है, पुलिस आती होगी। तमाम भूमिज वंश को अगर इस वारदात से काले पानी में न भेज दूं तो मेरा नाम एक कौड़ी नंदी नहीं, और व्यर्थ ही अब तक मैंने हुजूर के यहाँ गुलामी की। करीब करीब बूझी आग के उत्ताप से कुछ दूर पर एक बरगद के नीचे सभा बैठी थी। जीवानंद उपस्थित थे। उनके चेहरे पर सुखी और थकावट के सिवाय उद्वेग या उत्तेजना कुछ भी नहीं था। उन्होंने तनिक मुस्कुरा कर कहा, तो तुम्हें भी उनके साथ जाना पड़ेगा एक कौड़ी। जमींदार की गुमाश्तगिरी में तुमने जिन लोगों के घर फूंके थे उसकी खबर मुझे है। आग लगाते उन्हें किसी ने आंखों से नहीं देखा। मिथ्या संशय पर यदि पुलिस उन पर अत्याचार करे तो सत्य काम के लिए तुम्हें भी उसका हिस्सा लेना पड़ेगा। जमींदार की यह बात सुनकर सब लोग दंग रह गए। एक कौड़ी पहले तो सन्न हो गया, फिर इसे परिहास का स्वरूप देने के उद्देश्य से सूखी हंसी हंसकर बोला, हुजूर माँ बाप हैं, 7 पुश्त से हम हुजूर के गुलाम हैं। हुजूर की आज्ञा से जेल क्यों, फांसी पर लटकना भी हमारे लिए गौरव की बात होगी। जीवानंद ने चिढ़कर कहा, मेरी राय लिए बिना तुम्हारा पुलिस में इत्तला भेजना ठीक नहीं हुआ। जो जल गया है वह तो नहीं लौटेगा, परंतु इसके ऊपर पुलिस के साथ मिलकर तुम लोग कोई नया बखेड़ा खड़ा करो और कुछ ऊपरी आमदनी का जरिया निकालो तो नुकसान का पलड़ा बहुत भारी हो जाएगा। कुछ लोग होंठ दबाकर हंसने लगे। एक कौड़ी कोई जवाब नहीं दे सका। क्रोध के मारे झुंझलाता हुआ मन ही मन केवल उनके वंश के नाश की कामना करने लगा। नदी की तरफ के नौकरों के कुछ कमरे बच गए थे। वहीं के 2 तल्ले के 2-3 कमरों में फिलहाल रहने की इच्छा प्रकट करके जीवानंद ने जमे हुए हितैषियों को विदा कर दिया। केवल तारादास को कल सवेरे एक दफा मिलने के लिए हुक्म कर दिया। तारादास ने कहा, कल रात को षोडशी चली गई है। मुझे मालूम है। कुछ बर्तन नहीं मिल रहे हैं तो और खरीद लेना। इस अग्निदाह के संबंध में बात की बात में तरह तरह की खबरें फैल गईं। जमींदार उस रात को घर में नहीं थे। इसके बारे में चर्चा करना बहुतों को निरर्थक प्रतीत हुआ, परंतु षोडशी भैरवी के जाने के साथ इसका कोई खास नाता है और जिन्होंने यह काम किया है उन्हें जानबूझकर जमींदार ने रिहा कर दिया। इस विषय में अनुमान और संशय प्रकट करने की सीमा न रही। राय बाबू होशियार आदमी है। एक कौड़ी के फंदे में जीवानंद को न फंसते हुए देखकर इनकी समझदारी पर उनको 100 गुनी श्रद्धा बढ़ गई, परंतु अपने लिए वे बहुत ही उद्विग्न हो पड़े। षोडशी को भगाने में वे भी एक मुखिया हैं और जिन लोगों ने जमींदार का मकान जलाया है वे लोग आसपास ही कहीं छिपे हुए हैं। इस बात की याद आते ही बिछौने में उनका शरीर पसीने से तर हो गया। पहरे के लिए चारों ओर आदमियों को तैनात कर देने पर भी वे सारी रात बारामदे में ही टहलते रहे। एक उनका मकान ही थोड़े है, उनके बहुत से अनाज के खत्ते हैं, पयाल के ढेर लगे हैं, अन्न जमा करने का बहुत बड़ा प्रबंध है। इन सब की देखभाल के लिए हर घड़ी उन्हें सावधान रहना पड़ेगा। डर के साथ दिन बीतने लगे। किसी तरह से दिन बीत रहे थे, परंतु इतने में ऐसी घटना हुई जिससे निकलने की राह ही नहीं रही। अदालत का समय ना पहुंचा। भूमिजों तथा और किसानों ने मिलकर जमींदार और राय बाबू पर नालिश कर दी। जिस जमीन को उन्होंने मिलकर ऊख की खेती, गुड़ का कारखाना खोलने के लिए मद्रासी साहब के हाथ बेच दिया था, उसे रद्द करने की दरख्वास्त है। खबर है कि अदालत के प्रस्ताव और इशारे से कलेक्टर साहब स्वयं आकर मौका तहकीकात करेंगे। बहुत रुपयों का मामला था, इसीलिए एक कौड़ी के साथ मिलकर बहुत से जाली दस्तावेज बनाए गए। एक की संपत्ति दूसरे के व्यय कर देने के लिए जितने प्रकार की तरकीबें हो सकती है सब इस्तेमाल की गई। यही मन में सोचते हुए वे देर तक स्थिर होकर बैठे रहे, किंतु इससे भी बड़ी बात यह है कि इन छोटी जाति के गंवार मुर्दार किसानों को इतना साहस हुआ कैसे कि गांव में रहकर भी इन दुर्दांत जमींदार जीवानंद चौधरी और जनार्दन राय पर नालिश कर बैठे। जीवन में अधिक दिन जिन्हें खाने को नहीं मिलता, जाड़े के दिनों में जो लोग बैठकर रात बिताते हैं, मरी के दिनों में जो लोग कुत्ते बिल्ली की तरह मर जाते हैं,
खेती के समय मुट्ठी भर बीज के लिए जो लोग इसी दरवाजे पर आकर धरना देते हैं, उन्हें अदालत में जाने को रुपया कहाँ से मिला? ऐसी दुर्बुद्धि उन्हें दी किसने? क्या वह इन्हें यह सीधी सी बात नहीं सुझा सका कि एक जिले की अदालत ही नहीं, हाई कोर्ट नाम की भी एक चीज है, जहां जीवानंद और जनार्दन को लांघ कर सागर सरदार कभी विजय नहीं हो सकता। अंग्रेजों की अदालत धनी के लिए है, गरीबों के लिए नहीं। उनके पास धन है, सामर्थ्य है, बैरिस्टर दामाद है, भरोसा करने के लायक वकील मुख्तार है, तथा और भी कितनी ही सुविधाएं हैं। यह सब अपने आप को समझाकर जनार्दन शक्ति और साहस संचय करने के लिए चेष्टा करने लगे, परंतु ज्यादा तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि यह तो सिर्फ रुपये पैसे का, जमीन या जायदाद के खरीदने बेचने का मामला नहीं है। इन कामों में जो गैर मामूली कार्रवाइयां की गई हैं, उनके फलस्वरूप फौजदारी की कानूनी किताब में जो कड़ी सजा के वाक्य लिखे हुए हैं, उनके भयंकर चेहरे ओट में रहकर भी उन्हें डराने लगे। इस बात के प्रकट होने में कुछ बाकी नहीं है। राय बाबू अपनी जिंदगी भर की अभिज्ञता से यह जानते थे, इसीलिए किसी तरह से दिन बिताकर रात में उन्होंने एक कौड़ी को बुला लिया और पूछा कि जमींदार की तरफ से इसका क्या इंतजाम हो रहा है। एक कौड़ी ने कहा, हुजूर के सामने अभी तक इसे पेश नहीं किया गया है। जनार्दन ने झुंझुला कर कहा, किया नहीं है तो करो जाकर, बुढ़ौती में क्या कैद काटूंगा? उनकी आशंका और व्याकुलता देखकर एक कौड़ी ने हंसकर कहा, डर क्या है राय बाबू, कैद काटनी होगी तो मैं ही काटूंगा, आप लोगों को न जाने दूंगा, परंतु इस गरीब पर दृष्टि रखिएगा, भूलिएगा नहीं। जनार्दन ने खुश होकर कहा, वो तो मैं जानता हूँ एक कौड़ी, तुम्हारे रहते डरने की कोई बात ही नहीं है। तुम जितना समझते हो उतना वकील के दादा भी नहीं समझते, परंतु तुम्हें तो सब मालूम है। सुना है कि कप्तान साहब खुद ही तहकीकात करने आ रहे हैं। साला बड़ा पाजी है, परंतु भीतरी बात कुछ मालूम है क्या? उन्हें सलाह किसने दी और रुपया किसने दिया? एक कौड़ी ने बिना सोचे ही षोडशी का नाम लेकर कहा, रुपया दिया है चंडी माता ने, और किसने? इसी से तो षोडशी झटपट सरक गई। लौंडी है कहाँ? एक कौड़ी ने कहा, आस पास ही छिपी होगी कहीं, जल्दी ही पता लगा लूंगा। जनार्दन दम भर चुप रहे और बोले, पता लगाना, बखेड़े से बचूं, उसके बाद इससे समझ लूंगा। एक कौड़ी नंदी उस दिन इन्हीं के घर भोजन कर अधिक रात में घर लौटने लगा। उसने जाते समय बनावटी क्रोध दिखाकर कहा, उस दिन सागर सरदार के विषय में आप लोग जमींदार की खातिर से होठ दबाकर हंसने लगे थे, परंतु उस दिन अगर पुलिस में इसकी इत्तला दे देते तो आज इस आफत की नौबत न आती। जनार्दन ने लज्जित होकर अपनी गलती मान ली। एक कौड़ी ने मालिक के बारे में एक खास खबर सुनाकर कहा, शराब पीकर बल्कि अच्छे थे, अब तो बातचीत करना ही मुश्किल है। शूल का दर्द तो बना ही रहता है। इतने दिनों की आदत कहीं सहज छूटती है? ज्यादा दिनों तक न बचेंगे। जनार्दन को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने पूछा, तो क्या अब सचमुच नहीं पीते हैं? एक कौड़ी ने सिर हिलाकर कहा, सचमुच उन्होंने पीना छोड़ दिया है। सूर्य नारायण का पश्चिम में उदय होना भी सहज है, परंतु क्या कहूँ राय बाबू, बड़े जिद्दी आदमी है। उस रोज दिन भर की तकलीफ से रात को हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ गए थे। डॉक्टर साहब डर गए और बोले कि मेरा कहना मानकर चम्मच भर तो पी लीजिए, नहीं तो हार्ट फेल हो सकता है। परंतु बाबूजी को तनिक भी डर नहीं लगा। हंसकर बोले, इतने दिनों से तो वह बेचारा कभी फेल नहीं हुआ, बार बार एक सा चला आता है। आज यदि वह फेल भी हो जाए तो उसको दोष नहीं दूंगा, परंतु मैं तो जन्म भर से फेल ही होता आया हूँ। कम से कम आज एक रोज के लिए मुझे पास हो जाने दीजिए। ऐसा बोलते हैं? कहते क्या हो? एक कौड़ी ने कहा, अब धुन सवार है कि मकान की मरम्मत रोक दो। उस रुपए से मैदान के बीच में पुल बनवाना है, रूपसी झील की उत्तरी ओर एक बांध बनवाना है। इंजीनियर साहब आए थे, हिसाब लगाकर उन्होंने कहा कि उस रुपये से ऐसे 10 मकानों की मरम्मत हो सकती है। उसका एक हिस्सा इधर खर्च करके मकान की मरम्मत कर उसकी रक्षा कीजिए। परंतु किसी तरह माने ही नहीं। दीवान साहब बाप की उम्र के हैं। उन्होंने कहा कि जमींदारी रेहन हो जाएगी। तब बाबूजी ने क्या कहा पता है? असामी लोग हर साल मालगुजारी देते आए हैं और खत्म हो रहे हैं। उन्हें बचाने के लिए अगर जमींदारी रेहन हो जाए तो होने दीजिए, वह छुड़ा ली जाएगी। राय बाबू ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, पागल तो नहीं हो गए हैं?
इसके 2-1 दिन बाद पता लगा कि जब जनार्दन को मालूम हुआ कि एक कौड़ी ने आज तक उस बात को जमींदार के आगे पेश नहीं किया है, तब वे बहुत घबराए। निकम्मा और डरपोक कहकर उसे मन ही मन धमकाया। रात को अच्छी नींद भी नहीं आई। यदि साहब एकाएक किसी दिन इत्तला भेजकर मौके पर आ जाएं, तो आफत की हद नहीं रहेगी। सब ओर से तैयार न रहे तो क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। निश्चय किया कि स्वयं मिलकर सब बातें निवेदन कर देंगे, दूसरे पर भरोसा करने से भरना पड़ेगा। सुबह उठकर उन्होंने 8 बार दुर्गा नाम का जाप किया और कागज पर श्री चंडी माता का नाम लाल स्याही से लिखकर साइत मजबूत कर ली और छींक, खाली घड़ा आदि अपशकुनों को से अपने आप को बचाकर 4-5 तगड़े जवानों को साथ लिए वे जमींदार के मकान की ओर रवाना हुए। परंतु बहुत दूर जाना नहीं पड़ा। इसी बीच 5-6 आदमियों ने भागते हुए आकर जो खबर दी, वह जैसी अप्रीतिकर है वैसे ही चिंता में डालने वाली है। बहुत दिनों की बात नहीं है, बड़ी सड़क के पास वाली करीब 10 बिस्सा जमीन राय बाबू ने घेर ली थी। मंशा यही थी कि अपनी दुकान हटाकर वहां ले जाएंगे। यह जमीन चंडी माता की है। इसके बारे में षोडशी ने उनसे तकरार भी की थी, परंतु जबरदस्त जनार्दन राय को वह रोक नहीं सकी। इसके संबंध में राय बाबू के पास एक दस्तावेज भी था, परंतु लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे। आज सवेरे इसी जमीन पर से उन्हें बेदखल किया गया है। जनार्दन ने धीरे धीरे वहां पहुंचकर देखा कि प्रायः सभी लोग वहां मौजूद हैं। शिरोमणि जी, तारादास, गगन चक्रवर्ती तथा उनके दल के और भी कई सज्जनों के सामने जीवानंद चौधरी ने स्वयं हुक्म देकर घेरा तोड़वा दिया और उसको मंदिर की जमीन के साथ मिलवा दिया। किसी को प्रतिवाद करने की हिम्मत नहीं हुई। जनार्दन ने असहाय क्रोध को जी जान से दबाकर विनय के साथ कहा, यह सब करने के पहले हुजूर मुझे जरा खबर भी दे सकते थे। जीवानंद ने हंसकर कहा, उसमें व्यर्थ विलंब होता। मुझे मालूम था कि खबर आपके पास पहुंच ही गई होगी। जनार्दन ने कहा, खबर तो पहुंच गई, परंतु एक दिन पहले पहुंचती तो अदालत जाने की नौबत न आती। जीवानंद ने वैसे ही मुस्कुराते हुए कहा, इससे भी तो अदालत जाने की नौबत नहीं आनी चाहिए राय बाबू। भैरवियों के जमाने में देवी की बहुत सी संपत्ति बेदखल हो गई है, अब फिर उसे कब्जे में लेना है। जनार्दन ने रूखी हंसी हंसते हुए कहा, इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या है हुजूर। सुना है किसी समय सारा चंडीगढ़ ही देवी की संपत्ति में था, अब तो। जनार्दन के चोखे जवाब का इशारा समझकर सब लोग मन में खुश हुए। शिरोमणि जी तो जनार्दन राय की बुद्धि और वाक्पटुता से उछलने लगे। जीवानंद के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ा। कहा, उसमें भी कसर नहीं रहेगी। चंडी के तमाम दस्तावेज, नक्शे आदि जो कुछ बचे थे सब मैंने कलकत्ता के अटर्नी के पास भेज दिए हैं, परंतु आप लोग सहायक रहिएगा। शिरोमणि जयध्वनि कर उठे, लेकिन बात सत्य हो तो नतीजा क्या निकलेगा यह सोचकर क्रोध और शंका से जनार्दन का मुंह पीला पड़ गया। इससे भी बड़ी मुसीबत उनके सिर पर लदी हुई है, यह याद करके आज के लिए उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। वे धीरे धीरे लौटने लगे। जिस उद्देश्य से वह घर से आए थे वह निष्फल हो गया। रास्ते में चलते चलते उनके मन में आया कि मेरी शायद 100-200 बीघा जमीन निकल जाएगी, परंतु स्वयं वे तो सारा चंडीगढ़ ही हजम कर बैठे हैं, उसका क्या होगा। अतः उनकी बात बिल्कुल ही फिजूल है, सिर्फ धोखा देने के लिए कही गई है, इसमें कुछ संदेह नहीं रहा। घर में घुसकर तमाकू के लिए आवाज देते हुए वे बैठक में कदम रखते ही चौंक पड़े। एक तरफ एक कौड़ी छिपा बैठा है, उसका मुंह सूखा हुआ है और चेहरा उदास है। उसे देखकर जनार्दन ने कहा, क्या जी, तुम यहाँ एकाएक कैसे? तुम्हारे सन की मालिक ने तो उधर दंगा शुरू करा दिया है। एक कौड़ी ने कहा, मालूम है, और उसी सनकी के पास अभी हमें जाना पड़ेगा। जनार्दन ने डर कर पूछा, किस लिए? एक कौड़ी ने कहा, छोटे कमीनों को रुपए और सलाह की मदद किसने दी अभी तक मालूम नहीं हुआ, परंतु यह मालूम हुआ है कि गवाह माने जाने पर हुजूर कुछ भी जाली दस्तावेज बनाने की बात छिपाएंगे नहीं। जनार्दन का चेहरा उतर गया। इस आदमी की जो जिद की बात उस दिन उन्होंने सुनी थी वह याद आई। उनके मुंह से निकला, क्या यह अंत में लंका दहन कर बैठेगा? चिलम की तमाकू जलकर खाक हो रही थी। नहाने का पानी ठंडा हो रहा था। जनार्दन दौड़कर बाहर निकल पड़े। जीवानंद उस समय मंदिर की एक टूटी मेहराब की जांच कर रहे थे और तारादास पास खड़े होकर उनके प्रश्नों का जवाब दे रहे थे।
जनार्दन ने सामने आकर कहा। हुजूर, सारी घटना को जरा याद कर लें। जीवानंद पहले समझ नहीं सके कि कौन सी घटना, परंतु राय बापू की घबराहट और आंगन में एक तरफ एक कौड़ी को देखकर उन्हें कल रात की बात याद आ गई। उन्होंने कहा, परंतु उपाय ही क्या है राय बाबू? साहब जमीन छोड़ना नहीं चाहते, उन्होंने सस्ते में खरीदी है। इसके अलावा उन्हें हानि भी बहुत उठानी होगी, अतः मुकदमे के जीतने के सिवाय किसानों को और कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझता। जनार्दन ने घबरा कर कहा, परंतु हमारे निकलने का रास्ता भी तो चाहिए। जीवानंद ने दम भर सोचकर कहा, ठीक है, हमारा रास्ता भी बहुत दुर्गम मालूम होता है। उनका शांत कंठ स्वर और विकार रहित मुख देखकर जनार्दन अपने आप को संभाल नहीं सके। बेपर्दा होकर बोल उठे, हुजूर, रास्ता दुर्गम ही नहीं बल्कि जेल भी काटनी पड़ेगी। केवल हम लोग ही ना बांधे जाएंगे, बल्कि आपको भी छुटकारा न मिलेगा। जीवानंद जरा हंसे और बोले, तो क्या किया जाए राय बाबू, शौक से जब पेड़ लगाया है तो उसका फल भी तो चखना पड़ेगा। जनार्दन ने जवाब नहीं दिया। वे तेजी के साथ बाहर निकल पड़े। एक कौड़ी को शायद ये सब बातें सुनाई नहीं पड़ी। उसके दौड़कर पास आते ही राय बाबू ने चिल्लाकर कहा, एक कौड़ी, ये हमारा सर्वनाश कर डालेगा। मेरे निर्मल को तार दे दो, वो एक बार आ तो जाए। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।